Hello everyone present here. Welcome to my channel, The Way to Success. This is me, Nisha Kaushik, presenting here the third poem of your book, Beehive, titled The Rain on the Roof, written by Coates Keeney. And this is for class 9th. As I told you earlier in my previous video also, for the better understanding of the learners, my lecture would be bilingual. Means I will use both the languages, English as well as Hindi. One more thing, beta, along with the explanation of this poem, we will have some discussion on the theme as well as rhyme scheme and of course some literary devices used in this beautiful poem. Before reading this poem, and this poem deals with the rainy season, okay? Before starting this poem, I would like to tell you something about the poet. Yes, poet is Coates Keeney, an American author, born in 1826, New York, US, means America. Died in 1904, Ohio. Because he was an American poet. By profession, he was lawyer, politician, and journalist. He wrote poetry, but the best work of his collection is The Rain on the Roof. Other works include Keuka, 1855 publishing year. The next work is Lyrics of the Ideal and the Real, published in 1888. Mists of Fire, a trilogy and some eclogue, published in 1899. And without wasting our time, let's start the poem. The Rain on the Roof, written by Coates Keeney. And when he has written this poem, when he studies in college and residing in his cottage, okay? जब एक बार वो अपने कॉटेज में बच्चों बैठे थे और वो एकदम से देखते हैं कि बारिश स्टार्ट हो गई है, ओके? तो वही एक्सपीरियंस वो यहाँ शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने इस सीजन को एंजॉय किया और कौन कौन सी यादें उन्हें उस टाइम पर रिमाइंड हो गई, ठीक है? यही कुछ चीजें हम आज अपनी पोएम में पढ़ेंगे. When the sky is covered with the dark clouds and it starts raining, जब आप देखते हैं कि पूरी स्काई, पूरा आसमान डार्क क्लाउड से फुल हो गया है, भर गया है. Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या आपने कभी छत पर आने वाली उस आवाज को सुना है जो बारिश की बूंदों के टकराने से प्रोड्यूस होती है? आपकी छत की टाइल से अगर बारिश की बूंदें टकराती हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, उसे को पैटर बोला जाता है बच्चों. यहाँ पे What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? कौन कौन से थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं जब आप इस मेलोडी ऑफ नेचर को सुनते हैं, इस प्यारी सी आवाज को सुनते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. इस पोएम को पढ़ते हुए हम जान पाएंगे कि कौन कौन से फीलिंग्स पोएट ने एक्सपीरियंस की थी, वो सब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें हमें प्रेजेंट किया है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. हियर यू कैन सी द पिक्चर. हमारे पोएट जो हैं आराम से अपने कॉटेज में बेड पर लेटे हुए हैं और बाहर बारिश हो रही है, जिसको सुनते हुए वो अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं. When the humid shadows hover over all the starry spheres, जब काले घने बादल पूरे आसमान पर तारों भरी रात में मंडराते हैं, पूरे आसमान को कवर कर लेते हैं. And the melancholy darkness here is night, beta, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. और जो नाइट है बहुत सैड है बच्चों, और वो रोना स्टार्ट कर देती है, और उनके जो टीयर्स को पोइट ने यहाँ पे रेन ड्रॉप्स के साथ कंपेयर किया है. बोल रहे हैं कि हमारी जो नाइट है, उस रात की बात वो कर रहे हैं जब बारिश हो रही थी बाहर, तो वो जो हमारी रात है, मतलब नाइट का मूड वो यहाँ इतने अच्छे एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो हमारी डार्कनेस है, मीन्स जो नाइट है, वो भी बहुत उदास है, मेलंकली मूड है उसका भी. और सडनली वो बोलते हैं कि इतनी सैडनेस होने के कारण नाइट ने भी स्टार्ट कर दिया रोना, और उनके जो आंसुओं को कंपेयर किया है रेन ड्रॉप्स के साथ, ठीक है? व्हाट अ ब्लिस टू ट्रस्ट द पिलो. और इतने सुहावने मौसम में
ठीक है। आप अपने पिलो को प्रेस करते हुए जब आप अपने कॉटेज चैम्बर मीन्स आप अपने बेडरूम में लेटे हुए होते हैं और बाहर की आवाज को सुनते हैं, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, लेटे लेटे बड़े आराम से अपने बेड पर अपने बेडरूम में जब आप उस बाहर की आवाज को सुनते हैं, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, आपके सर के ऊपर से आने वाली वो आवाज जो आपकी छत पर गिरने वाली हर उस बूंद से प्रोड्यूस हो रही है, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है बच्चों। Some important words we have seen in this stanza, so let's discuss all these words. Humid means something which is full of moisture, कुछ ऐसा जो हमेशा नमी से भरा हुआ हो। शेडोज का मतलब होता है परछाई बच्चों, तो यहाँ पे काले घने बादलों की जो परछाई जिसने अर्थ को घेर रखा है उसकी बात की है पोएट ने। होवर का मतलब होता है बच्चों मंडराना, मूव अराउंड समथिंग। मेलंकली होता है बच्चों सैडनेस, उदासी। ब्लिस का मतलब हैप्पीनेस, खुशी। पैटर का मतलब होता है बच्चों साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, जब आपकी छत पर वो आवाज आपको आती है जो बारिश की बूंदों के टकराने से आपकी जो छत की टाइल्स हैं, वुडन टाइल्स हैं या टिन शेड है, जो साउंड वो प्रोड्यूस करती हैं उसी को यहाँ पैटर बोला गया है। ओके, कॉटेज चैम्बर मीन्स द बेडरूम। लेट्स हैव सेकंड स्टैंजा। In second stanza, poet is dreaming of his old memories. Every tinkle on the shingles, हर वो आवाज जो मेरी छत की टाइलों से बारिश की बूंदों के टकराने से पैदा हो रही है, has an echo in the heart, वो मेरे दिल में एक गूंज उत्पन्न कर रही है। And a thousand dreamy fancies, और बहुत सारी हजारों यादें एक साथ मुझे याद आ रही हैं। Into busy being stars, और हम ह्यूमन बींग्स को वो हजारों हमारी जो ओल्ड मेमोरीज हैं हमेशा याद आ जाती हैं ऐसे मौसम में। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस, अब हजारों पुरानी यादें एक साथ मेरे सामने आ रही हैं। वीव देयर थ्रेड्स एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और जैसे कि एक पुराना कपड़ा बच्चों होता है जिसके धागे एक एक करके जो हम उसका ताना बाना बुनते हैं, उसी सेम वे में इन द सेम वे I'm also getting the old memories in my mind, how I spent all my childhood with my friends as well as my mother. Okay, as I listen to the patter, जब मैं सुनता हूँ patter sound को of the rain upon the roof, जो मेरी छत से आ रही है, मुझे अपनी ओल्ड मेमोरीज के साथ कनेक्ट कर रही है कि कैसे मैं बचपन में बारिश की बूंदों में अपना टाइम स्पेंड करता था, अपने दोस्तों के साथ मस्ती किया करता था, और कितना ही मैंने अच्छा टाइम अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड किया है। वो सारी मेमोरीज जो हैं अब पोएट हमारे यहाँ याद कर रही हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो हमने यहाँ देखा कुछ नए वर्ड। टिंकल, शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस करने वाले जो साउंड होते हैं उनको बोलते हैं टिंकल। लाइट रिंगिंग साउंड, हल्के से। शिंगल्स का मतलब होता है बच्चों रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन द रूफ। वुडन टाइल्स होती हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर होती हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है शिंगल। इको मतलब रिपीटेड साउंड, अब अपनी आवाज को जब दोबारा सुनते हैं तो आप बोलते हैं कि आवाज गूंज रही है। तो इन सब साउंड को सुन के जो इको प्रोड्यूस हो रही थी पोएट के हार्ट में, वही इस चीज का जिक्र करते हैं कि मैं कैसे उन साउंड को सुन के अपनी पुरानी यादों की गूंज में खो गया। वूफ मीन्स वेफ्ट, लिटरल मीनिंग होता है वेफ्ट बच्चों। ओके, द थ्रेड वुवन अक्रॉस द रूम। वेफ्ट का मतलब होता है बच्चों पुराना कपड़ा। पैटर, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। बिजी बीइंग्स का मतलब है बच्चों ह्यूमन बीइंग्स, एंड हियर द पोएट इज रेफरिंग टू हिमसेल्फ, और इसमें जो बिजी बीइंग यूज हुआ है वो बच्चों पोएट खुद के लिए यूज कर रही हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन थर्ड स्टैंजा। नाउ इन माय मेमोरी कम्स माय मदर, अब मेरी मेमोरी में मेरी माँ भी आ जाती हैं। एज शी यूज इन ईयर्स अगोन, जो वो बहुत साल पहले हमारे साथ किया करती थी, प्यार से रहती थी, प्यार हमें बहुत सारा प्यार किया करती थी। आज मुझे मेरी माँ भी याद आ रही है इस सुहावनी मौसम को देखकर कि मेरी माँ मुझे किस तरह से प्यार करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब है बच्चों
उनके जो भाई बहन थे या छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए यहाँ डार्लिंग ड्रीमर्स कहा जाता है कि बच्चे हमेशा सपनों की दुनिया में रहते हैं बच्चों। डार्लिंग का मतलब यहाँ पे डियर का है, ठीक है। उनकी माँ जो है पोएट से बहुत प्यार करती थी, उनके जो सिबलिंग्स यानी भाई बहन थे उनके साथ भी वो बहुत प्यार करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो देखने आती थी कि बच्चे सो गए हैं या नहीं, और शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और यहाँ पे बच्चों बिफोर के लिए आया है, ओके, और इज बिफोर हियर। और ऊपर सेकंड लाइन में हमने देखा अगोन इज अगो हियर, अगो बहुत साल पहले जब उनकी माँ उनके पास आती थी, प्यार लुटाती थी, तो वही चीजें वो इस स्टेंजा में याद कर रही हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, जब वो ये देखने आती थी कि बच्चे ठीक से सो रहे हैं या नहीं सो रहे हैं, ठीक है, प्यार से उनके पास लेट कर उनको सहलाती थी, उनको प्यार करती थी, और सुबह होने से पहले वो उनको छोड़कर चली जाती थी। क्योंकि बच्चों ऐसा होता है कि आपकी मम्मी जो है आपसे पहले उठती है ना, राइट, और आप सोते रहते हैं, तो सुबह होने से पहले वो चली जाती हैं क्योंकि उनको और भी काम करने होते हैं। बट वो आपसे बहुत प्यार करती हैं बच्चों, आप अपनी माँ के प्यार को समझें और उन्हें भी उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट दें, ओके। आपके पेरेंट्स बेटा हमेशा आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके अच्छे के लिए ही सोचते हैं। ओ आई फील हर फोन्ड लुक ऑन मी, मैं उनके उस प्यार भरे लुक को फील कर रहा हूँ, जो वो बहुत साल पहले मुझे जिस प्यार से देखती थी, मुझे लगता है आज वो मुझे ऐसे ही देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे ही मैं इस आवाज को सुनता हूँ, लिस्ट का मतलब बच्चों यहाँ पे लिसन है, ओके। यहाँ पे राइम बनाने के लिए यहाँ लिस्ट दिया गया है, लेकिन इसका जो लिटरल मीनिंग है वो लिसन है। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, मैं इस रिपीटेड सॉन्ग को जो बार बार सुन रहा हूँ, उससे मेरी माँ का वो ही प्यार भरा लुक दोबारा से रिमाइंड हो रहा है। विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि मेरी छत की टाइल्स के साथ बारिश के बूंदों के टकराने से प्रोड्यूस हो रहा है। उस पैटर साउंड को सुनकर मुझे ये चीज़ें दोबारा दोबारा रिकॉल हो रही हैं, और मैं अपनी माँ को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को और अपने सिबलिंग्स को सबको याद कर पा रहा हूँ। सारी ओल्ड मेमोरीज मुझे एक एक करके मेरे सामने आ रही हैं। और बच्चों यहीं पर हमारी जो आज की पोएम है वो फिनिश हो जाती है। तो बच्चों हमने यहाँ देखा कि कैसे पोइट जो हैं हमारे वो पुरानी यादों में खो जाते हैं। कब? जब वो अपने कॉटेज में बैठे होते हैं और सडन एक बार बारिश स्टार्ट हो जाती है, ओके, तो वो देखते हैं कि बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है। रेन को उन्होंने कंपेयर किया है नाइट के टीयर्स के साथ, ओके, और मेलंकली डार्कनेस बोला है उन्होंने, पर्सोनिफाई कर दिया है नाइट को कि वो कैसे सैड है। सैड होना बच्चों एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये चीजें भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि स्टैंजा 3 में कौन कौन से न्यू वर्ड्स हमने देखे। Let's have some look on new words also from the stanza 3. Agone is ago here, as I told you in the stanza explanation also. Darling dreamers means children or siblings. Siblings means bhai bahan. Is old poetic word for before. मैंने आपको बताया भी था कि जो वर्ड आया है वो बिफोर के लिए है, ओके। Dawn is daybreak, जब सूर्योदय होता है। List means old poetic word for listen. Literal meaning क्या है इसका? Listen. Refrain बच्चों होता है repeated part of a song or a poem, but here the sound for the rain is better. Some important things are here, beta. Let's discuss. Here we have seen the nostalgic theme in the poem, because poet is feeling nostalgic when he is able to रिकॉल ऑल द ओल्ड मेमोरीज। बच्चों जब आप घर से दूर होते हो और आप घर जाना चाहते हो, या घर की याद आपको बहुत सता रही होती है, या फिर आप पेरेंट्स को याद करके, अपनी माँ को याद करके, बच्चों को अपने दोस्त बहुत याद आते हैं कई बार, तो जब आप घर की यादों में खो जाते हो और दुखी हो जाते हो, तो उस फीलिंग को बोला जाता है बच्चों नॉस्टैल्जिक, ठीक है। तो वही हमें थीम इस पोएम में दिखाई दी। ऑल्दो पोएट वॉज एंजॉइंग द रेनी सीजन वेरी मच, बट along with this happy feeling he was having some sad feelings also for कि वो अपने घर से काफी दूर थे बच्चों, तो उन्हें अपनी माँ, उनके भाई बहन सब याद आ रहे थे। तो नॉस्टैल्जिक थीम भी हमें इस पोएम में देखने को मिली।
राइमिंग स्कीम की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी ABCDDEFE. Literary devices. Yes, we have seen three literary devices in this poem. The first one is alliteration. Okay, alliteration is अनुप्रास अलंकार. Okay, hind, hover. Consonant sound यहाँ repeat हो रहा है. Hind, hover. Starry, sphere. Press, pillow. Okay, now you got my point. अनुप्रास अलंकार, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना ही अलिटरेशन होता है बच्चों. पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन किया है पोइट ने यहाँ पे दो जगह पे. मेलंकलिक मूड फॉर सैडनेस. ठीक है, तो ये हमें दिखा मेलंकली डार्कनेस की जगह. मेलंकली डार्कनेस का मतलब बच्चों, डार्कनेस तो नाउन हो गया जो कि इंसानों के लिए यूज हो रहा है मतलब, और मेलंकली जो मूड है वो सैडनेस को शो कर रहा है. ठीक है, तो सैडनेस किसकी होती है? इंसानों की होती है. तो अगर डार्कनेस को पोइट ने एक ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया तो उसने उसको वहां पे पर्सोनिफाई कर दिया. ओके, एंड सेकेंड इज डार्कनेस वीपिंग. अगेन डार्कनेस जो है रात को बोला उसने और वीपिंग बोला, तो रोना भी तो ह्यूमंस का ही एट्रीब्यूट है. ओके, सो अगेन हियर वी फाउंड पर्सोनिफाई, personification over there. Third is onomatopoeia. Onomatopoeia is sound recognition. Okay, हमें यहाँ पैटर्न साउंड बार बार दिखाई दिया तो उन्होंने यहाँ पे थर्ड जो लिटरेरी डिवाइस यूज की है वो ओनोमोटोपोइया की है. ठीक है, वो होगा पैटर्न साउंड हमारा. तो this is all about the poem The Rain on the Roof by Coates Keaney. Okay, now we have got some idea. I think you understood the poem very well, and now you are very much able to frame your questions answers. Okay, so if you found it interesting, so please hit the like button. Do subscribe my channel, The Way to Success. Okay, and comment please if you want to add me something more, then you can comment me in the comment section. I will consider all the points which you will mention in the comment box and share also please. Okay, thank you all and happy learning.